इस दुनिया में थे, मतलब वो कमेंट्री वगैरह करते थे, लेकिन आपका कैसे इस तरफ झुकाव हुआ? आपने तो एमबीए और बहुत सारी दूसरी चीज़ें की थी। शायद सवाल ये होना चाहिए था, आप नहीं जानते, मेरी परवरिश के बारे में, कि मैंने ये दूसरी पढ़ाई कैसे कर ली। अजीब बात यह है कि मैंने वो क्यों पढ़ाई की, क्योंकि लेखन के प्रति, बोलने के प्रति, कला के प्रति रुझान बहुत पहले से था। और अजीब बात यह है कि हम इस पीढ़ी के सारे अभिमानी, असल में हम भारद्वाज हैं, राजस्थान के, तो सभी का रुझान इस तरफ था। इससे पहले की पीढ़ी में किसी का नहीं था, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। लेकिन वो समय कुछ ऐसा था, कि वो दौर कुछ ऐसा था कि पढ़ाई का और करियर का निर्णय किस तरह लिया जाता था, कि अगर लड़का है, पढ़ाई में अच्छा है, तो या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर, या अगर कोई परिवार में है तो वो वकील बनेगा, अगर वो अच्छा नहीं है तो बीकॉम करेगा, और अगर बिल्कुल ही गया बीता है तो मैरिज मार्केट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, इसलिए बीए करेगा। तो अब संयोग से, अच्छे संयोग कहिए या विधाता की देन कहिए, कि मैं काफ़ी अच्छा छात्र रहा, तो मैंने ही अपने आप को भटका दिया। अच्छा छात्र हूँ, 70% सारे अभिमानी खानदान में दूर तक, क्षितिज तक नहीं दिखे थे इतने, तो साइंस किया, साइंस में ठीक ठाक था, तो इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में भी अच्छा था, ठीक ठाक था, तो आगे जाकर एमबीए, क्योंकि तब वो सबसे बड़ी बात थी, और उसके बाद भी सबसे अच्छी नौकरी मिली। आप मानना शायद थोड़ा मुश्किल गुजरे कि जब मैंने एमबीए पास किया, आज भी जो बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, वहाँ पहली बार कैंपस इंटरव्यूज़ होने शुरू हुए। यानी कि अभी आपके हाथ में डिग्री आई नहीं है और आपको नौकरियाँ, अच्छे से अच्छी नौकरियाँ ऑफ़र की जा रही हैं, उसमें भी मुझे बेहतरीन मिली। लेकिन एक बार जब काम शुरू किया ना, जिसे कहते हैं 9 to 5, उस ग्राइंड में आया, तब मुझे लगा कि थोड़ा मैं भविष्य की तरफ देखने लगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ और क्या मेरी दशा है। दोनों ही अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन कचोट रहा था, संतुष्टि नहीं थी। अब यहाँ भी मैंने अपने आप को भटका दिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं जानता था मैं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि छोटा मोटा लिखता था। लिख के मेरा एक ही फैन था, प्रशंसक था, वो मैं था, और पढ़ने वाले मुझसे ज्यादा नहीं थे। आज लाखों की संख्या में। तो मैंने अपने आप से कहा कि ना मैं गायक हूँ, ना मैं नृत्य करता हूँ, ना मैं फोटोग्राफर हूँ, ना, तो मैं करूँगा क्या। हाँ, ये वेगली मुझे पता था कि मुझे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन में जाना है। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ, साथ साथ मैं ऑल इंडिया रेडियो में गया, जहाँ जहाँ ऑडिशन होती थी मैं जाता, और वहाँ मैं पास हो जाता, क्या अव्वल नंबर आता। तो धीमे धीमे वो शुरुआत की, और फिर एक बार छलांग लगा दी। तो लेखन के प्रति कैसे क्या होता था कि रिकॉर्डिंग के समय, जब आप किसी कमर्शियल के लिए कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए करें, कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हैं, तो लेखन में कुछ न कुछ समस्या पेश आती है रिकॉर्डिंग के समय, और तब लेखक उपलब्ध नहीं होता। तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि भाई आप कुछ इसको कर दीजिए, पार लगाइए नैया। तो मैं अलग से ही लिख के, मैं कहता कि नहीं, इसको किसी का तोड़ना मरोड़ना ठीक नहीं है, मैं अलग से लिख के देता हूँ, आप ये भी रखिए, ये भी रखिए। तो एक ये पता चलने लगा कि मेरा लेखन के प्रति रुझान ही नहीं है, कुछ समझ भी है। उसके बाद थोड़ा समय गुजरा और लता जी के साथ मेरे कंपेयरिंग, एंकरिंग, सूत्र संचालन की शुरुआत हुई। अब यहाँ एक बहुत कानून सा था लता जी के उस कॉन्सर्ट के
रूप में कि लता जी रिहर्सल्स करती एक एक कॉन्सर्ट के लिए औसतन 2-3, मगर वहाँ बाहर वाला कोई आ नहीं सकता, सिर्फ वो और म्यूजिशियंस। तो मैंने अनुमति मांग ली कि मैं आना चाहूँगा। तो कहा आप क्या करेंगे कि आप तो स्टेज पे। मैंने कहा नहीं, मैं उस माहौल में रहूँगा तो मैं उस माहौल में सोचूंगा, मैं कुछ जो भी मन में आएगा लिपिबद्ध करूँगा। मुझे असल में एक स्वार्थ था, सच कहूँ तो, कि जो आवाज़ बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो मैंने अपने आप से पूछा कि कहाँ सुनते आ रहे हैं। रेडियो पे सुनते आ रहे हैं, ये आवाज़ रेडियो तक कैसे पहुँचती है? 5 छलनी से छन के पहुँचती है। पहले स्टूडियो में गाया जाता है तो माइक्रोफोन केबल से जाती है, बड़ी बड़ी तब 2 इंच की टेप्स थी, मैग्नेटिक टेप्स, फिर उसके ऊपर से ट्रांसफ़र की जाती है, फिर मिक्स की जाती है, फिर ऑप्टिकल बनता है, फिर रिकॉर्ड्स बनते हैं। वो रिकॉर्ड्स और रेडियो पे जाते हैं और ब्रॉडकास्ट होकर आप सुनते हैं। उसी आवाज़ को आप मूल रूप में वर्जिन सुने, तो इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है? और मैं सोच रहा था कि रिहर्सल क्या करती होंगी, 10-12 गाने 1.5-2 घंटे बैठ के। तो मैंने अपना स्थान वहां रिजर्व कर लिया उनके पास, और मुझे कुछ ऐसा थोड़ा अंदाजा था कि वो बड़ी बातूनी है, मगर बहुत संस्कारितापूर्ण। और बाद में तुरंत पता चलने लगा कि सेंस ऑफ ह्यूमर, विनोद वृत्ति बड़ी है उनमें, उनको हंसना हंसाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने सर्कल के पास के लोगों में। तो होता ये था कि वो कोई गाना गाती, उस पर मैं कुछ अपनी प्रामाणिक टिप्पणी करता कि इस गाने में, जैसे एक मिसाल देता हूँ, रसिक बलमा, तो वो गा रही थी, वो क्या होता है, साथ साथ म्यूजिशियंस रुकते हैं, कहते हैं अरे तीसरे बार के बाद तुम स्ट्रिंग्स आते हैं तो बांसुरी ऊपर नहीं जानी चाहिए वगैरह। तो तब हम बात करते हैं, मैं कहता कि लता कि नहीं, बहुत ही अच्छा गाना है, लेकिन ऊपर ही ऊपर, इतना ऊपर है कि लोग गा नहीं पाते। मैंने भी कहा था आपने तो गाया नहीं, मैंने जयकिशन जी से कहा था। अब ये शुरुआत होती कि उस गाने के दौरान क्या हुआ था, और उन्होंने एक बड़ा किस्सा मुझे सुनाया। आप कहते हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लगता, कि जरा खटकता है, शुरुआत होते तो कहाँ जाएंगे, मतलब गरीब कितना ऊपर गाए। उन्होंने कहा महबूब खान साहब बीमार थे, लॉस एंजलिस के अस्पताल में थे, वहाँ से मुझे फ़ोन आया। अब देखिए, महबूब खान कभी शंकर जयकिशन के साथ काम नहीं किया, वहाँ से फ़ोन आया कि लता बड़ी तन्हाई महसूस हो रही है, ऐसे परदेश में हूँ, कोई अपना नहीं है, बस एक गाने की तुम्हारी बहुत याद आई। तो कहा हाँ, वहाँ भी मिलते होंगे। नहीं छोड़ो, मिलते होंगे, तुम गा लो, गुनगुना दो। उन्होंने कहा हरीश जी, लगातार 3 दिन मैंने ये गाना फोन पर बंबई से गाया, लॉस एंजलिस फोन पे। अब ऐसी ऐसी बातें निकलती थी। और एक शंकर जयकिशन की ही बात थी, मैंने कहा आप एक गाना क्यों नहीं गाती हो, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सीमा फिल्म की, कितना सुंदर गीत है। तो कहा नहीं, तो फिर वो कुछ गा रही थी, पर मुखड़े अंतरे के बीच में हमें समय मिलता। मैंने कहा लता जी, वो सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, ऐसा तो नहीं है गीत, ये तो आप भी जानती होंगी, क्या सरोद उसमें बजा है, क्या आपने गाया है, क्या शब्द हैं, क्या माहौल है। उन्होंने कहा नहीं, वो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, तब कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं गाती हूँ तो मुझे वो याद आता है। आपको तो पता है, मैं गाती हूँ तो उसमें खो जाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, बस वो गाना गा रही हूँ, वो गाना पूरा होता है तो मैं बाहर आती हूँ। अब देखिए क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो इस तरह से वो मुझे बताती, वो तो ऐसे ही बातें कर रही थी, वो अपने अंदर का जैसे यूं कहिए उबाल निकल रहा था, और मैं क्या करता कि मैं लिखता जाता, वो लिपिबद्ध करता जाता।
और वो भी चूंकि वो पढ़ना है इसलिए मैं उर्दू में लिख लेता, मैं उर्दू पढ़ता लिखता। तो फिर मैं कभी अपने साथी से कहता कि जरा बोतल खोल दो, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देते हुए पीने की आदत है। तो मैं उर्दू में लिखता। तो एक बार किसी कॉन्सर्ट में मुन्ना भी थे, मुन्ना अजीज, मोहम्मद अजीज। तो वो इस तरफ बैठे थे। मुझे कहा कि हरीश जी ये आप क्या लिख रहे हैं? मैंने कहा नहीं ऐसे ही, वो उसके बारे में आगे कभी काम आ जाए, याद से उतर ना जाए। तो कहा उर्दू में किस लिए लिख रहे हैं, दीदी तो पढ़ती हैं उर्दू। अब इस तरह से एक एक पहलू उजागर होता जाता था। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ, मेरे पास घर पे इतना समय था, मैं अपनी छोटी छोटी 2 बेटियां बीमार थी और राम दुलारी मई के गई थी, खटिया हमारी खड़ी कर गई थी। तो मैं उनके साथ उनको देख रहा था, तीमारदारी कर रहा था। तो मैं बैठा हूँ, कुछ करने को है ही नहीं। तो वही कागज हाथ में आए जिसमें मैंने वो नोटिंग की थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, साथ में कुछ प्रवास की भी टिप्पणियां थी। ये बता दूं कि मैंने उनके साथ 21 देशों में 52 शहरों में 143 इवेंट्स मैंने एंकर किए। तो सारी दुनिया घूमते रहे। तो वहाँ के जो प्रतिभाव थे, जैसे मैं न्यूयॉर्क गया, जब पहली बार तो नहीं, दूसरी बार गया, लेकिन जो मुझे लगा मन में, एक मुंबई वासी न्यूयॉर्क गया और उसने क्या सोचा। लेकिन सिर्फ वो न्यूयॉर्क के बारे में नहीं था, न्यूयॉर्क वीज़ावी लता मंगेशकर, यानी लता जी को भी, क्योंकि उनके साथ इसके बारे में भी बात होती थी। कैसा बेदम शहर जो सोता नहीं, जहाँ सुकून जैसा शायद शब्द ही नहीं है वहाँ। ये आपको कैसे अच्छा लगता है? तो उसके बारे में बातें होगी। मैंने इसका नाम रखा था, इस जीवनी का नाम रखा था शुरुआत में, जिसे कहते हैं वर्किंग टाइटल, 7 सुरों के साथ। बात सच है, मैं 7 सुरों के साथ जा रहा हूँ। फिर मुझे किसी ने, जिनका ओपिनियन में, जिनकी टिप्पणियों को मैं बहुत महत्व देता हूँ, उन्होंने कहा कि 7 सुरों के साथ नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन किसके 7 सुर? किसी के भी हो सकते हैं। तो ये दीदी के ही हैं, लता जी के ही हैं। आप सोचिए जरा इसके बारे में। तो अब पुस्तक भी, जीवनी भी एक स्क्रीन प्ले की तरह है, उसको किस तरह से आप प्रस्तुत करें। तो देखिए, ये मुझे कभी कभी पूछा जाता है कि प्रवास डायरी या प्रवास वर्णन के रूप में आपने जीवनी कैसे लिखी। तो मैं ये कहता हूं कि शुरुआत तो ऐसे नहीं हुई थी कि मैं प्रवास वर्णन के रूप में लिखूंगा, लेकिन देखिए ये सारा माजरा कितना संकेतात्मक है कि जीवनी यानी क्या, जीवन का प्रवास। और मैंने उन्हें किस तरह जाना, मैंने उनके साथ, मैं सौगंध उठाकर कहता हूं, एक इंटरव्यू नहीं किया कि इस पुस्तक के बारे में हम मिले, हम ऐसे हर सोमवार 2 बजे मिलेंगे, वक्त कभी नहीं। क्योंकि जब पहली बार कोशिश की तो शी क्लैम्ड अप, वो कुछ खास जवाब ही नहीं दे रही थी। नहीं, इसकी क्या जरूरत है। तो बात वहां अटक जाती थी। तो मैंने कहा कि ये सवाल जवाब से नहीं होने वाला, ये तो बातों बातों में ही बात निकलेगी। तो उनके जीवन का प्रवास वर्णन के रूप में, हालांकि प्रवास वर्णन सारी पुस्तक में 5% से अधिक नहीं है, और काफी सारा हिस्सा, लगभग 20% होगा रिसर्च, उनके बचपन से लेकर, बल्कि उनकी 2 पीढ़ियों पहले से। और बाकी जो है, और क्या कहते हैं, वो क्या सोचती है, मेरी क्या टिप्पणी है, वो है अजीब दास्तान। एक छोटी सी या एक छोटा सा ये बस
क्योंकि उत्सुकता है कि जैसे महाभारत के हर किरदार याद है सभी को, तो एक मैं समय हूँ भी याद है। तो मैं समय हूँ आवाज के साथ साथ आपने उसमें अभिनय भी किया था सर, नहीं, हर एपिसोड। इसमें एक बात मैं इसी प्रश्न में जोड़ता ही मैं पूछने वाला था। एक तो ये है कि जितना आपने लता जी के बारे में जो सारी चीज़ें बताई और नया इतिहास सामने से हम लोगों के खुला, वैसे ही मैं समय हूँ की एक कहानी है। वो ये कि असरानी जी ने आपको बुलाया और वो दिया था, ऐसा बताते हैं, और फिर आप गए वो देने, फिर वो गूफी पेंटल। गूफी पेंटल, सॉरी, आई एम सॉरी। गूफी पेंटल जी हमको असल में खजुराहो याद आ गया, असरानी गए थे और फिर आपको जोड़ के वहाँ से देखने लगा मैं। तो गूफी पेंटल ने आपको दिया था और फिर वो आप गए वहाँ, तो जो जिस स्टाइल में आपने वो पढ़ा वो उनको उन्होंने कहा चेंज करने के लिए, फिर वो बदला और कैसे मैं समय हूँ इतिहास हो गया। आपको संक्षेप में बताऊं कि तब बहुत बड़े पैमाने पर ऑडिशन हो रही थी। एक तरह से कहूं तो अगर आप गोरे चिट्टे लंबे जवान हैं तो आप एक्टिंग के लिए ऑडिशन दीजिए, क्योंकि वहां सारी लाइन लगी हुई थी, यानी यूँ समझिए 150-200 कर रहे थे। वो एक तरफ चल रहा था, लेकिन ये सीरियल लिया गया था इस शर्त पर, B.R. चोपड़ा, राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा, इन्होंने इस शर्त पर लिया था कि इसका सूत्रधार समय होगा। समय का क्या प्रारूप होगा वो किसी को नहीं पता था, इन तीनों को भी नहीं। तो वो करेंगे, लेकिन ये कहानी समय ही बता सकता है, और कौन बता सकता है। तो दूरदर्शन पर इसकी कुछ बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा चाहें, हमें एक पायलट बना के दीजिए। तो उसके ऊपर काम शुरू हुआ, उधर ऑडिशन चल रही थी। इन्होंने पहले सोचा, और ये YouTube पर उपलब्ध है चोपड़ा साहब की आवाज़ में ही, कि उन्होंने पहले सोचा था कि हम किसी ऋषि जैसे किसी को मेकअप करके गेटअप करके बिठाएंगे, लेकिन उसकी उम्र क्या होगी? 7,000 साल। वो तब की बात कर रहे हैं, कैसे होगी, किस तरह होगा? तो कहा अच्छा रखेंगे सिर्फ आवाज ऐसी हो कि, तो सबसे पहले सोचे गए दिलीप कुमार, जिनसे चोपड़ा साहब के बहुत अच्छे रिश्ते थे। फिर सबने कहा कि हाँ है तो सही, लेकिन 2 चीज़ों में मुश्किल आ जाएगी। एक तो उनको डायरेक्ट कौन करेगा, कि वो आज ऐसा लगता है अगर वो करते तो समय के हिस्सा समाप्त होते होते एपिसोड समाप्त हो जाएगा। मैं इतनी जल्दी क्या है, समय हूं। और आज ये इस तरह से कुछ होता, उनको कौन कह सकता है कि आपने, और वो क्यों बदले, उनका अपना जो अंदाज है। और दूसरा ये कि वो अपने समय पे काम करते हैं। तो कहा ऐसा नहीं, हम कोई प्रोफेशनल वॉइस लें। एक ही शर्त थी कि उस आवाज में लोच हो, मोल्डेबल हो, वो कि हम उसे जैसे चाहे मोल्ड कर सके। कहा वो कुछ 2 दिन बैठे थे, ऐसा मुझे चोपड़ा साहब ने बताया। वो तीनों टेलीविजन और रेडियो लेकर बैठे, एक असिस्टेंट था। कहा हाँ क्या चल रहा है, जहाँ जहाँ एड्स बहुत आती थी उन दिनों, विज्ञापन, और मेरी कोई 60% विज्ञापनों में मेरी आवाज थी, अंग्रेजी हिंदी मिलाकर। तो कोई विज्ञापन आए तो कहे ये बहुत अच्छी है। वो कौन सीन वाला शैतान था, एक टेलीविजन, ओनिडा, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। तो कहा ये बहुत अच्छा है, ये कौन है, लिखो ना, अपना नाम लिखो। तो उसको तो पता था, लिखा उसने। फिर कोई ब्रिटानिया बिस्किट का उसमें हंसी खेल था, आगा साहब थे अपने एक्टर, और ये देखा जाए तो ये भी अच्छा है। तो असिस्टेंट ने कहा सर यही है वो। ऐसे 8-10 बार हुआ। तो कहा है कौन ये होता? तो कहा अपने रवि जी के साथ बहुत काम करते हैं, अपने BR टीवी, अरे BR एड्स के लिए काम कर। अच्छा तो बुलाओ इसको, बस यही तय है। तो अच्छा ये एक्सरसाइज क्यों हुई ये भी बताऊं, कि महाभारत से ठीक पहले एक सीरियल हुआ था
आखिरी मुगल कौन? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर नाम का सीरियल हुआ था और उसके सूत्रधार से बुलवाया गया था, मैं लाल किला हूं। लाल किला ये सारी कहानी बताता है आखिरी मुगल की। वो मांडले नहीं जा, बर्मा जाते हैं, रंगून जाते हैं, वहां तक की, और फिर वो आखिरी उनकी जो शेर है। लेकिन किसी कारण वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा हमको बस लोच चाहिए, उसमें कुछ ऐसा हो जो पहले ना सुना गया हो। तो उन्होंने कहा ये जो भी लड़का है ये उसका अपना कोई स्टाइल नहीं है। तो फिर मुझे बुलाया गया। तो ये जो आपने कहा वो गूफी पेंटल अब नहीं रहे, मेरे परम मित्र, वो क्या कहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, हरीश तू आ जा। अब मैंने कहा इस तरह क्यों कह रहे हैं? नॉर्मली कहते हैं कि ये पता था कि मैं 7 बजे के बाद रिकॉर्डिंग नहीं करता, 10:30 बजे रात बुलाया मुझे। मैंने कहा सर तू आ जा। मैं कहा ना तू आ जा। खैर मैं गया तो मैंने देखा कि 3 महारथी सामने, बी.आर. चोपड़ा, राही मासूम रजा, पंडित नरेंद्र शर्मा। मैंने कहा पता नहीं क्या है। वो हमको बताते नहीं हमको किस लिए बुलाते हैं, क्योंकि बात फैल जाती है। तो मुझे कागज़ दिया गया, मैंने कहा कि हाँ जी लेवल मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। इससे पीछे से आवाज़ आई, भैया ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। ये डॉक्टर राही मासूम रजा थे। तो मैंने कहा तो डॉक्यूमेंट्री नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, जरा इत्मीनान से पढ़ो। तो मैंने 1-2 बार पढ़ा इत्मीनान से। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। मुझे बड़ा खटका कि पता नहीं क्या था, मुझे बताते तो मैं वैसा करता, क्या करूं। दोबारा बुलाया गया। अब आमतौर पे एडवर्टाइजिंग में ऐसा होता है कि दोबारा तीसरी बार नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो और पहलू सामने आ जाते हैं। तो मैंने क्या सोचा, मेरे मस्तिष्क में वो उन 3 बड़े व्यक्तियों की छवि थी। मैंने कहा मैं रोज रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, आई यूज्ड टू एवरेज अबाउट 3 रिकॉर्डिंग्स अ डे। क्या मिलता है वहाँ रिकॉर्डिंग के अंत में? चेक मिलता है, हम बहुत खुश होते हैं। मैंने कहा यहाँ कुछ और मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा। इन लोगों से मिलने के लिए तरसते हैं, ये मुझे बुला रहे हैं, कुछ सीखने मिल जाएगा, चलो। मैं सच इस भावना से गया, और कितनी सच्ची भावना थी देखिए। यानी कि वो सिर्फ बुला रहे थे इसलिए कि समय की पेस, पिच और टोन क्या होगा, बस इसके लिए। ऐसा नहीं कि अच्छा बोल नहीं ये ठीक है, अच्छा थोड़ा जोर से, थोड़ा ये इस तरह से नहीं, क्या होगा उसका पहले स्टाइल, उसका अंदाज तय करें। तो दूसरी बार में उन्होंने कहा कि बेटे ये महाभारत है, तुम सूत्रधार होगे। मैं सूत्रधार होगा, जी धन्यवाद। नहीं तुम नहीं हो, समय है, समय की तरह बोलो। अब मैं पूछने वाला था, आप जरा बताइए ना कैसे बोलूं, समय कैसे बोलूं। तो ये चलता रहा। आखिर उन्होंने कहा कि भाई तुम आवाज बदल सकते हो। उन्होंने अंदाज बदलते हुए तो सुना था। मैंने कहा बदलूंगा तो मजाक हो जाए शायद, आप कहें तो मैं अलग अंदाज, हाँ करो, कोशिश करो। तीसरी बार बुलाया गया। दूसरी बार में तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि कुछ था अच्छा, बड़ा था, वो चला गया। हालांकि लोग ऐसा भी कह रहे थे अरे क्या मिथोलॉजिकल सीरियल हो रहा है, लेकिन महाभारत था। जो महाभारत में है वो हर जगह है, जो महाभारत में नहीं है कहीं नहीं है। तीसरी बार जब बुलाया तो फिर मैंने एक, क्या बोलता, मरता क्या न करता, मैंने थियरी झाड़ी। मैंने कहा सर ऐसा है, हम 4 यहाँ हैं, एक वाक्य कोई ले लीजिए, हम चारों बोलें, चारों सही बोल रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से, हर तरह से, लेकिन फिर भी वो अलग अलग क्यों लगता है? क्योंकि उसकी रिदम अलग है, उसका अंदाज अलग है, टोनैलिटी अलग है। तो क्या आप चाहते हैं कि, उन्होंने कहा कि किसी की तरह ना लगे, ये आवाज तुम्हारी हो लेकिन हरीश भिमानी बोल रहा है ये ना लगे।
तो मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आवाज़ तो चलिए, आवाज़ तो माध्यम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कि जो नॉन ह्यूमन है, कि आमतौर पर इंसान ऐसे नहीं बोलते। तो मुझे डॉक्टर राही मासूम रजा कहते हैं कि बेटा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बताओ। अब मैं फंस गया कि मैं ही बोल के, तो माइक की तरफ जाते हुए मैंने कहा कि बच्चों कुछ ऐसा बोलो कि अभी तक सुना नहीं है, कभी ना कभी तुम बोलोगे। तो मैंने क्या करता, मैंने कहा मैं समय हूं। अब अंदर मैं सोच रहा हूं ऐसा कभी कोई बोलता है। और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत, तो पीछे से आवाज आई, बस यही, इसको पकड़ के रखो। और रिकॉर्डिस्ट से कहा इसको रिकॉर्ड करो। हाँ जी, फिर से बोलो बेटे। तो उससे कहा रिकॉर्ड कर लिया। ये टेप इरेज मत करना, हर बार आए तो। मैंने कहा सर आप क्या कह रहे हैं, आप तो कह रहे थे कि कोई विजुअल नहीं होने वाला, आप मतलब हम टेलीविजन को रेडियो बनाने वाले हैं, तो कौन सुनेगा ये, यही सही है, ठीक है याद रहेगा। अच्छा जाओ बेटे, गुड। जब चौथी बार मुझे बुलाया तब ऐसा था, अब तो सब तय हो गया था, शूटिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, ब्रॉडकास्ट कॉपी जानी थी, ब्रॉडकास्ट यानी ब्रॉडकास्ट कॉपी जानी थी यहाँ। तो तब मैं गया तो कोई नहीं था, ये 3 महारथी नहीं थे। तो मैंने कहा ये ठीक है, वो बहुत स्लो था वो जो तय हुआ था। तो आप आज भी देखेंगे महाभारत का पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड, बाकी एपिसोड, उसके समय में अंतर है। और वो पहला एपिसोड वहाँ रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड होके वहीं से एडिट होके एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली गया और ब्रॉडकास्ट हुआ दूसरे दिन। इन लोगों ने सुना, इन लोगों ने कहा क्या कर दिया हरीश ने, हमने कहा था ये चाहिए जो उसने बताया था। रिकॉर्डिस्ट को फोन किया कि तुमने सुना है क्यों नहीं, कहा मैंने बहुत कहा। उससे कहा कि मुझे पता है, मैंने ही तो किया है, सुनने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो दूसरे एपिसोड के लिए आए तो पहले हमें फोन करना। तो मुझे बात करवाई और राही मासूम रजा ने अपनी बहुत मीठ के अंदाज में डांट दिया, कहा बेटे जो तय हुआ है वो करो, करोगे या हमें आना पड़ेगा। फिर नहीं सर करता हूँ। और तब भी मुझे लगा कि ये कौन सुनेगा ऐसा। लेकिन देखिए मैं जो सोच कर दूसरी और तीसरी बार गया कि भाई कुछ सीखने ही मिलेगा, मिलेगा ही कुछ, चलो अच्छे विद्वान ज्ञानी लोग हैं, उसका ये परिणाम है। तो उनका अगर डायरेक्शन ना होता तो ये बड़ा मुश्किल था। आनंद जी का एक प्रश्न उसके बाद। सर एक छोटी सी जिज्ञासा है, आपको महाभारत में सुना और जाना, हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे मिलने का अवसर मिला। इस आवाज के लिए सर, जिसका मुरीद है ये देश और देश के बाहर के लोग, आपने कुछ प्रयास किया, ये जन्मजात है और कैसे ये आवाज निकलती है? क्योंकि हमने ये जिज्ञासा इसलिए पैदा हुई कि हमने सुना है कि लोग छतों पर जाते थे अभिनेता और चिल्लाते थे, गला फाड़ते थे कि हमारी आवाज अमिताभ जी जैसी हो जाए। तो इस ऊंचाई तक ध्वनि को ले जाना, यहाँ तक आवाज को पहुंचाना, सर इसके लिए क्या किया होगा आपने? कुछ जन्मजात तो हाँ कुछ हद तक है। हम 3 भाई, तीनों की एक सी आवाज। माँ तो बड़े गर्व से कहती है अरे ये 3, मतलब जब मैं वॉइस इंडस्ट्री में आया और किशोर भाई साहब का इतना बड़ा नाम हुआ, अ बिग क्रिकेट, टेनिस और रेस कमेंटेटर और राइटर, तो तब वो कहती कि 3 एक कमरे में होते हैं, पता नहीं चलता कौन बोलता है। वो बिल्कुल सही नहीं था, वो प्यार से ऐसा कहती थी। आवाज तीनों की सच में एक सी है, सच में, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग है। किशोर भाई साहब का ऐसा है कि वो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलते थे अभी, यानी कि वो सिर्फ लाइव बोलते थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग कभी नहीं की, और की तो
वो ठीक से उससे संतुष्ट नहीं थे। जो मंझला भाई, मैं सबसे छोटा हूं, इतना छोटा दिख नहीं रहा हूं लेकिन हूं मैं छोटा सा। मंझला भाई है, उसने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि इतना लापरवाह रहा कि कभी कभी लोग उसे कहते हैं कि ये हरीश सच में तुम्हारा भाई है, मतलब सच में तुम हरीश के भाई हो क्या? क्योंकि वो बोलता है तो वो बहुत जल्दी में बोलता है, आपको समझ में आया ना है उससे क्या फर्क नहीं, लेकिन मैं कभी फास्ट बोलता ही नहीं। पिताजी डांटते थे, क्या हुआ? पिताजी से कहते मैं क्या फास्ट बोलता हूँ? पिताजी कहते थे ये 2-3 में बोल। तो उन्होंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो हाँ, जन्मजात आवाज थी, लेकिन जैसे हमारे कॉलीग बोलते थे कि आवाज तो कंडक्टर की भी अच्छी हो सकती है या पान वाले की भी हो सकती है, लेकिन उसका वो उपयोग किस तरह करता है। तो मैंने जब मैं इस उद्योग में आया, जब वो उद्योग नहीं था, बस यूँ समझिए एक संजीदा खेल था ये स्वर विश्व, तो मैंने एक अंग्रेज, और तब वो अंग्रेज भी थे, एंग्लो इंडियन थे, वो सबसे ज़्यादा काम करते थे अंग्रेजी में। तो मैं उनके पास गया कि आप मुझे सिखाइए, तो मतलब अपनी छत्र छाया में लिए। तो मुझे पता नहीं था कि उनको मेरे आने से कुछ क्या था कि ये लड़का है आगे निकल जाएगा। उनकी, सच कहूँ तो उनकी आवाज़ में इतना दम नहीं था, बोलते अच्छा थे, और क्या है कि अंग्रेज़ी मातृभाषा उनकी थी और भाषा जानते ही नहीं थे, तो उनकी गाड़ी अच्छे से चल निकली थी। तो उन्होंने मुझे सिखाने या आश्वासन देने की जगह मुझे बाहर ही कर दिया कि नहीं नहीं, किस लिए, मैं तुम्हें किस लिए सिखाऊं। और यहाँ तक कहा कि व्हाई शुड आई टीच यू, यू विल ओवरटेक मी इन 3 years। तो मैंने कहा ये मेरी तारीफ कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? वो अपमान कर रहे थे। तो मैं वहाँ से उतर गया उल्टे पाँव, और मुझे याद है जीना उतरते हुए मैंने कहा कि व्हाई 3 years। आवाज़ गूंज रही थी, मुझे जो निकाल दिया था कि यू विल ओवरटेक मी इन 3 years, व्हाई शुड आई टीच यू। मैंने कहा व्हाई 3 years, 3 months। मैंने अपने आप को ही चैलेंज दिया, और सच बात है ये। वहाँ से सीधा मैं गया अंग्रेज़ी की एक प्रोनाउंसिएशन की किताब होती है, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी बोलता था इसलिए उनको ज़रा बुरा लग रहा था। और मैंने उस दिन जाकर अपने लिए एक कोर्स बनाया, पाठ्यक्रम बनाया कि मैं किस तरह अपने आप को ट्रेन करूँगा, क्या एक्सरसाइजेस करूँगा, और वो लगातार चलता रहा। और आज भी जब समय मिलता है मैं वो रियाज करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम, शब्द सिर्फ अर्थ नहीं है, शब्द ध्वनि भी है, और ध्वनि को इस तरह रचनात्मक बनाया इन्होंने कि उससे शब्द के अर्थ का विस्तार हुआ। क्या बात। और ये इनकी सबसे बड़ी चीज जो मैं पाता हूँ, और यही मैं कहना चाहता हूँ। हम सब हिंदी हैं, इसीलिए तो विश्व की तीसरी भाषा बन चुकी है हिंदी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, ये विश्व की तीसरी से दूसरी भाषा भी बन जाएगी, बन सकती है। हमें गर्व लेने की आवश्यकता है। देखिए, अंग्रेजी बोलते हुए आज 78 साल के बाद भी अगर अंग्रेजी बोलते हुए कोई त्रुटि होती है तो हमें कुछ शर्म सी महसूस होती है। अगर किसी और की त्रुटि होती है तो हम आसपास देख के कहते हैं सुना। लेकिन हिंदी में अगर त्रुटि होती है तो हमें क्यों शर्म नहीं आती? आज से याद रहे कि मैं कभी फिर को फिर नहीं कहूंगा। मैं रस्व दीर्घ, मैं वर्तनी का, मैं उच्चारण का सही ख्याल रखूंगा। देखिए, हिंदी भाषा समृद्ध इसलिए है कि वो उदार है। अपने आगोश में
वो दूसरी भाषाओं के शब्दों को जहाँ तक हो सके आसानी से स्वीकार लेती है, दूसरी भाषाएं नहीं करती। एक मिसाल देता हूं, बहुत सच्ची मिसाल है, घर जाकर देखिएगा। बृहत हिंदी कोश में, उससे आगे शायद कुछ नहीं है, उससे बेहतर कोई डिक्शनरी नहीं है हिंदी की। बृहत हिंदी कोश में कोई 2,500 से 3,000 उर्दू शब्द हैं, कोई 600-700 अंग्रेजी शब्द भी हैं, यानी कि इन शब्दों को अपना लिया है। अंग्रेजी डिक्शनरी में ज्यादा से ज्यादा 35-40 गुरु वगैरह जैसे, निर्वाणा जैसे हिंदी शब्द, संस्कृत शब्द मिलेंगे। उर्दू में शायद, उर्दू की लुगत में एक नहीं मिलेगा। गौर कीजिएगा, मैं गौर कीजिएगा इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा नहीं कह सकता, क्योंकि ध्यान शब्द भी उर्दू की लुगत में नहीं है। मैं किसी भाषा को कमतर नहीं आंक रहा हूं, लेकिन जो गर्व की कमी है उसकी आपूर्ति हमें करनी है हमारे मन में। इसलिए जब जब आप कहें जय हिंद, मन में कहिए जय हिंदी। नमस्कार।